All the students switch on your camera and mute your mic. All the students. All the student switch on your camera and keep your mic mute. Amisha, Arfat, Sandhya, Kashfia, please switch on your camera. Akshata. Arfat, please switch on your camera. All the students switch on your camera. Arfat and Kashfia, please switch on your cam. अपने अपने कैमरा ऑन करो. Arfat Qureshi and Kashfia Qureshi. Phone is not proper. Okay. Try to get it rectified. Good morning, Deepa. Good morning, everybody. Okay, now we'll start our today's session. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Okay, let's start now. So last point we discussed, and actually that point was not completed. That was difference between policy and strategy. Okay, our subject is strategic management, but to support this strategic management, what you need is a policies of the company. Policies means a framework, a guideline where what to do, how to do in situation, different situation, how a company should behave. That is called policy. Now, same policy is common for even our personal life also. Like what will you do if you want some money? Sometimes some people have policy that they don't borrow money from anybody else. किसी के आगे में हाथ नहीं फैलाता. So that's a policy.
एंड अवर पर्सनल लाइफ पॉलिसीज वी समटाइम कॉल इट एज अ प्रिंसिपल्स, कि हमारा प्रिंसिपल है कि हम कहीं पे किसी से हम पैसे मांगते नहीं है, या कोई है हम गलत तरीके से पैसे नहीं कमाते, हम बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में चीटिंग नहीं करेंगे. सो दिस थिंग्स आर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो हम पर्सनल लाइफ में बनाते हैं. सिमिलरली फॉर बिजनेस ऑल्सो कंपनी हैज टू मेक पॉलिसीज. कंपनी को अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है, उनके कस्टमर, उनके सप्लायर, बायर, ओके, क्रेडिटर्स, फाइनेंसर, इन शॉर्ट स्टेक होल्डर्स. आपने ये वर्ड सुना रहेगा स्टेक होल्डर्स. नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में कभी ऐसा लगा कि स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स, बट स्टेक होल्डर्स में सब कुछ आ जाता है, नॉट ओनली शेयर होल्डर. शेयर होल्डर कौन होते हैं कि जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं थ्रू शेयर्स, और वो लोग कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हिस्सेदारी रखते हैं. दे गिव द पार्टनरशिप इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लॉस हो या प्रॉफिट हो. कंपनी जब प्रॉफिट में जाती है तो उनको प्रॉफिट मिलता है, कंपनी जब लॉस में जाती है तो उनको लॉस भी बेयर करना पड़ता है. बट नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जिसके पास शेयर है कंपनी के, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो लोग क्या करेंगे, अपने शेयर बेच देंगे, सो दैट दे कैन रिमेन देमसेल्फ अवे फ्रॉम द लॉस बियरिंग. खैर जो भी है, once you are having a share of the company means you are a shareholder, and आप जो है कंपनी के नफे और नुकसान यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में आपकी पार्टनरशिप है. आप शेयर बेच दो वो बात डिफरेंट है, बट प्रिंसिपली यू आर पार्ट ऑफ द कंपनी एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट और लॉस. सो स्टेक होल्डर मतलब नॉट ओनली शेयर होल्डर. स्टेक होल्डर्स मतलब कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी में जिसने फाइनेंस दिया है. देयर आर सम प्रोफेशनल फाइनेंसर के जो क्या करते हैं, जो अच्छी कंपनी है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, उसमें वो लोग क्या कहते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज बिजनेस नीड्स लॉट्स ऑफ मनी. पहला तो उसको बिजनेस को कैपिटल चाहिए टू सेटअप द बिजनेस. कैपिटल कैपिटल यूटिलाइज होने के बाद में रोलिंग मनी चाहिए, बिकॉज आप अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपके पास इमीडिएटली पैसे नहीं आते. आपने कहीं प्रोडक्ट बनाई, उसको मार्केट में ले जाके बेचा, तब आपके पास पैसा है. या फिर आपने कहीं से प्रोडक्ट खरीदी तो आपको पहले आउटराइट पेमेंट करना पड़ता है. आपने प्रोडक्ट खरीदी, उसके बाद में आपने बेची, तो कुछ टाइम आपके ऊपर वो इनकम नहीं मिलती. मे बी अ डे और 2 or 7 days, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट एंड आपका डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. सो आपके पास हमेशा से पैसे चाहिए, रोलिंग मनी जिसे बोलते हैं, कि जिससे बिजनेस रन होता है. तो इसीलिए देयर आर सम इन्वेस्टर्स के जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनको सामने प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो वो भी स्टेक होल्डर है. आपके सप्लायर्स जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है. आपके बायर्स के जो आपकी प्रोडक्ट खरीद के यूज करते हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है. गवर्नमेंट गवर्नमेंट को आपके बिजनेस से क्या फायदा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है. आप जो भी बिजनेस करते हैं उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, सेल्स टैक्स मिलता है, कंपनी का इनकम टैक्स होता है, इंडिविजुअल ओनर का इनकम टैक्स होता है, कंपनी में काम करने वाले लोगों का इनकम टैक्स होता है. तो ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट के पास रहते हैं, जिससे गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसे मिलते हैं. गवर्नमेंट गेट्स द मनी टू रन द कंट्री. इसलिए गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है. गवर्नमेंट चाहेगी कि आपकी कंपनी बहुत चले, क्योंकि कंपनी जब सेट होती है तो कंपनी गवर्नमेंट का और एक बर्डन भी रिड्यूस करती है, और वो है एम्प्लॉयमेंट का. नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो सरकारी नौकरी मिले या सरकार मुझे नौकरी दिलवा दे, लेकिन गवर्नमेंट की भी लिमिट होती है. गवर्नमेंट खुद कितने लोगों को जॉब देगी, या गवर्नमेंट कितने लोगों के लिए जॉब अरेंज कर पाएगी. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उनका जो बर्डन है वो प्राइवेट कंपनीज शेयर करती है, प्राइवेट कंपनीज को शेयर करती है. जैसे मैंने अगर कोई कंपनी स्टार्ट की और मैंने 100 लोगों को नौकरी दी, तो गवर्नमेंट के ऊपर से 100 लोगों का बर्डन कम हो गया. गवर्नमेंट के पास 100 लोगों का बर्डन कम हो गया, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी जॉब दे दी है मेरे पास. सो दिस इज हाउ अ स्टेक होल्डर इज काउंटेड. और प्रैक्टिकली देखा है तो स्टेक होल्डर मतलब सब कुछ आ गया, पूरी सोसाइटी. बिकॉज एक कंपनी की जो प्राइसिंग है वो सोसाइटी को भी इफेक्ट करती है. जैसे कि आज आपने देखा होगा कि किसी एक कंपनी ने अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी, तो इमीडिएटली उसी फील्ड में रहने वाले सब लोग अपनी अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं. इट्स लाइक अनडिक्लेयर्ड कार्टेल जैसा हो गया, या अनडिक्लेयर्ड सिंडिकेट जैसा होगा, कि एक ने रेट बढ़ाया सबने रेट बढ़ा दिया, एक ने रेट कम किया सबने रेट कम कर दिया.
सो इसीलिए सोसाइटी एज ए होल वो आपके स्टेक होल्डर है, आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस का असर उन सब पर भी होता है, और इसीलिए कंपनी की पॉलिसीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सो दैट कंपनी जो है अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चला सके। सो इसीलिए पॉलिसीज का इंपॉर्टेंस ये है। नाउ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। सो डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज पॉलिसी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, कि क्या कर रहे हैं आप कैसे काम कर रहे हो, आपके डिसीजंस लेने का बेस क्या होता है, या व्हाट इज द गाइडलाइंस कि जिससे आप कुछ काम करो, कुछ डिसीजंस लो। सो पॉलिसी जो है इट इज फ्रेम्ड वंस एंड देन इट इज फॉलोड। वो रिपीटेटिव होती है कि भाई पॉलिसी है, उसको आप एज ए रेफरेंस यूज करो। इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, आप पॉलिसीज को डे टू डे लाइफ में फॉलो करते रहते हैं। जबकि स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट हो सकती है, सिचुएशन बेस्ड हो सकती है। जैसे कि अभी आप सबको पता है कि पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, बट फरवरी महीने में किसी को ऐसा अंदाजा भी था कि सिचुएशन ऐसी होने वाली है? तब तो हम सब आराम से बाहर मार्केट में घूम रहे थे, अपना कामकाज कर रहे, सब लोग जॉब पे जा रहे थे। लेकिन मार्च मंथ के बाद ये सब शुरू हुआ, मार्च मिड के बाद 15-17 तारीख के बाद ये सब शुरू हुआ कि भाई सबको वर्क फ्रॉम होम करने बोलो। तो कंपनी की पॉलिसीज में चेंज हुआ। पहले जहां एम्प्लॉयज को 8 घंटे कंपलसरी ऑफिस में बैठना होता था, वहां पर कंपनी ने सामने से उनको बोलना पड़ा कि आप घर पे बैठ के काम करो। क्यों? क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई, इसलिए कंपनी की स्ट्रेटेजी भी चेंज हुई। कंपनी ने कहा भाई चलो अभी घर से काम करो। स्टूडेंट को एक जमाने में बोला जाता कि आप मोबाइल फोन मत यूज करो। भाई बहुत सी कॉलेज में लिखा रहता है कि मोबाइल फोन अगर आपके पास दिखा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, 500 रुपया, 1000 रुपया। और आज पूरी पढ़ाई ही मोबाइल पे हो रही है। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। छोटे छोटे बच्चों लोग को तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए कुछ प्रोविजन ही नहीं था। उनको तो बोलते थे मोबाइल उनके हाथ में दोगे तो उनकी आंख खराब हो जाएगी। पर अभी पढ़ाई करने के लिए वो ही एक जरिया बचा है। ओके, लोग, बहुत से लोग अल्कोहल को छूते तक नहीं थे, आज उससे हाथ धोने पड़ रहे हैं। क्यों? सिचुएशन ऐसी, इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी हमें। सो स्ट्रेटेजी है वो डायनामिक होती है, बदलती रहती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपको उसके हिसाब से चेंजेस करना पड़ता है। ओके, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसी टॉप लेवल में डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी कैसे काम करेगी, किस सिचुएशन में वो कैसे डील करेगी। ओके, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि मिडिल मैनेजमेंट वो काम दे दिया टॉप मैनेजमेंट, आपको इतनी इतनी टास्क अचीव करनी है। अब वो कैसे अचीव करना है वो मिडिल लेवल का काम है। मिडिल लेवल देखता है कि भाई मैं कैसे मैं डील करूं इस चीज से, मुझे ये टास्क कैसे मैं अचीव करूं। तो उतना उनको फ्रीडम मिलता है, उतना उनको फ्रीडम दिया जाता है कि आप जो है वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करो, लेकिन मुझे ये रिजल्ट चाहिए। कई बार वो लोग बोल देते हैं टॉप मैनेजमेंट लगे, देखो वी डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू मैनेज, आप कैसे मैनेज करो आपकी चॉइस है, या डोंट डू एनीथिंग इलीगल। ये गाइडलाइन हो सकती है कि आप इलीगल मत करो, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में रह के आप जो है वो रिजल्ट लाके बताओ, हमें रिजल्ट से मतलब है। जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को कि देख कुछ भी करो, चाहे तो ट्यूशन क्लास में जाओ, चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स खरीद, एक्स्ट्रा बुक्स ले लो, कहीं से किसी से नोट्स लेके आओ, बट क्लास में फर्स्ट नंबर पे आना है तुमको। कैसे करना है तुम जानो, लेकिन चोरी चकारी करके नहीं, चीट बना के या कहीं पर कुछ ये क्लिप्स लेकर नहीं, आपको फर्स्ट आना है। चाहे तो ट्यूशन रखना है ट्यूशन रखो, आपको पैसे मिल जाएंगे उसके लिए। सो मेनी टाइम पेरेंट्स भी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, कैसे आना है आप जाने, लेकिन कुछ भी गलत तरीका यूज नहीं करना है। ओके, सो फिर स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, कोई क्लास ज्वाइन करता है, कहीं से ऑनलाइन नोट्स चेक करता है, फ्रेंड्स ग्रुप बनाता है ऐसा कि जो पढ़े एकदम बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट है उनके साथ ग्रुप बनाता है, सो दैट डिस्कशन करके कैसे भी करके नंबर 1 पे आए। सो दिस इज व्हाट के स्ट्रेटेजी जो है वो मिडिल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है, क्योंकि उनको टास्क अचीव करना है, दे हैव टू अचीव द टास्क। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिसी डील्स विद द रूटीन और डेली एक्टिविटी, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके, एफिशिएंटली रन कर सके। तो डे टू डे काम का जो है उसके लिए पॉलिसीज यूज होती है कि भाई इस पॉलिसी से काम करो तो आपका डे टू डे वर्क बहुत ही अच्छी तरह से एफिशिएंटली जो है वो स्मूथली रन होगा। वाइल स्ट्रेटेजी जो है
वो आपको कुछ अचीव करने के लिए यूज करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा था कि आजकल बिजनेस को एज ए वॉर की तरह देखा जाता है। ओके, लोग बिजनेस करते हैं या वॉर करते हैं वही समझ में नहीं आता। पूरी मार्केट को जीतना है, वांट टू कॉन्कर द मार्केट और टू बी द नंबर वन, मेरा मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए, मेरी प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। नोबडी वांट टू बी सेटल एट द नंबर 2 और नंबर 3, सबको नंबर 1 बनना है। और इसीलिए वहां पर क्या होगा, इट विल बी लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन कि हमें फर्स्ट नंबर पे आना है, दूसरे को नीचे धकल के उसके सर पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाओ, नंबर 1 पे चले जाओ, किसी के गले पे पैर रखना पड़े तो रखो। आजकल ऐसा हो गया है। वो जमाना गया कि सब मिलजुल के बिजनेस करते थे कि भाई तुम तुम्हारा एरिया संभालो, हम हमारा एरिया संभालते हैं। आजकल तो सबको नंबर 1 में, सबको मोनोपोली बनना है कि बस मेरी मोनोपोली होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट खरीदो मेरे पास ही खरीदो। सो दिस हैज बिकम नाउ अ वॉर। इसके लिए जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो लिए जाते हैं कि क्या करो, कौन सा तरीका अपनाओ, कस्टमर को कैसे अपने तरफ खींचो, हाउ टू पुल देम। प्राइस वॉर खेलना है, प्राइस वॉर खेलो, फ्रीबीज देना है, फ्रीबीज दो। ओके, लेकिन कस्टमर को एंगेज रखो, कस्टमर के दिमाग में सिर्फ हमारा ही नाम होना चाहिए। बम्बार्डिंग करो, एड का बम्बार्डिंग करो, कैंपेन करो, डोर टू डोर जाओ, डू एनीथिंग बट वी शुड विन। ये एक मंत्र हो गया। वरना पहले एक जमाने बहुत ही स्टेडी एंड सिंपल लाइफ थी। लोग सुबह 10 बजे जॉब पे जाते थे, 6 बजे जॉब में से खत्म हो गया, आराम से घर पे आके अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते। आजकल तो 24/7 चल रहा है। किसी भी सेल्स पर्सन को पूछो, उसके माथे पे टारगेट का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। लोगों को ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, ये सब लागू हो जाता है बिकॉज के उतना प्रेशर झेल नहीं पाता आज का सेल्स पर्सन। ओके, दिखेंगे 25 साल का लड़का, लेकिन उसकी उम्र देखो तो लगेगा 35-40 का हो गया है। क्यों? बिकॉज इतना प्रेशर, इतना टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। ओके, लोगों की भूख मर जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। कॉन्स्टेंटली ब्रेन के ऊपर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, टारगेट टारगेट टारगेट। इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट चल रहा है मार्केट में। और इसी को तो कहते हैं वॉर, कि आदमी कंटिन्यूस लगा रहता है, कहाँ बेचूं प्रोडक्ट, किसे बेचूं, कहाँ से कस्टमर जनरेट करूं। ओके, टारगेट खत्म करते करते तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बिकॉज कंपनीज जो है वो टारगेट भी एक्सेसिव रखती है। दे डोंट गिव द रीजनेबल टारगेट। भले बातें 50 होती है, टारगेट शुड बी स्मार्टर, ओके, सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, बट ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज पॉलिसीज। व्हाट इज और व्हाट इज नॉट डन, कि क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, आपने ये वर्ड सुना रहेगा, डूज एंड डोंट्स, कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। वाई स्ट्रेटेजी जो है वो मेथोडोलॉजी होती है, इसमें कोई भी परमानेंट डू या डोंट नहीं होता। ओके, जिस भी तरीके से अपना पर्पस सर्व हो उसे कर लो। ओके, जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप बोल दो, चलेगा, अलाउड है। ओके, अगर वो गधा तुम्हारे से प्रोडक्ट खरीद रहा है तो गधे को भी बाप बनाओ। ओके, अपने घर में उसका फोटो लगाओ। अगर उससे अचीव होता है आपका टारगेट तो गधे को पिताश्री भी बोल दो, चाहे तो अपने नाम के पीछे भी लिख दो। सो दिस इज व्हाट, कि इट्स अ हाईली अपॉर्चुनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी। जो है वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड होती है, कि जैसे अपॉर्चुनिटी वैसे उसको ग्रैब कर लो, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज यू गेट। और इसीलिए स्ट्रेटेजी का कोई श्योरिटी नहीं है। कल को जो दुश्मन था आज वो दोस्त बन गया, आज जो दुश्मन है वो दोस्त है, कल जो दोस्त था वो दुश्मन है आज, बिकॉज के स्ट्रेटेजी ऐसी है। नाउ मिस्टर मिंट्सबर्ग, उसने 5P ऑफ स्ट्रेटेजी डिफाइन किया है, कि 5P कि स्ट्रेटेजी जो है उसको आप कैसे डिफाइन करो या उसको आप कैसे फॉर्मुलेट करो। उसके लिए उसने 5P है, 5P दिए हैं। स्ट्रेटेजी कुड बी अ प्लान, अ पैटर्न, अ पोजिशन, अ प्लॉय और पर्सपेक्टिव। कि स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। स्ट्रेटेजी कैन बी अप्लाई, पोजीशन, ये है। तो वन बाय वन वी सी ईच ऑफ दिस। ओके, कि वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली। फर्स्ट, इट इज अ P फॉर प्लान। ये आपको मैनेजमेंट में से बहुत कुछ देखेंगे, 4C, 4M, 5P,
हर एक चीज में उन लोग ने कुछ ना कुछ के एलिमेंट डिफाइन किए हैं। जो इस फील्ड में स्टडी करते हैं उन लोग ने कुछ ना कुछ ये डिफाइन किया है। सो आपको बहुत से ऐसे मल्टीपल मिलेंगे, 4C, 6M, 7M। ओके, सो यहाँ पर P फॉर प्लान। फर्स्ट है प्लान, कि भाई ये एक प्लान है। स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट अ प्लान। हाउ डू आई गेट देयर, कैसे अचीव करो मैं चीज को, एक प्लान बनाओ। क्योंकि जैसे आपको भी पढ़ाई करने के लिए प्लान बनाना पड़ता है, मैंने बोला अपना प्लानिंग करो। ओके, पढ़ाई का प्लान करो, अपने करियर के लिए प्लान करो। ओके, सब चीज में प्लानिंग आ गया है। बिकॉज बिना प्लान के आप जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस होता है। ओके, आपको अपना करियर प्लान करना पड़ता है कि भाई मैं BMS करके मेरा प्लानिंग ये है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, या मैं किसी मेरे टैलेंट के बेस के ऊपर मेरा करियर बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। सो आपको एक प्लान क्रिएट करना पड़ता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और स्ट्रेटेजी में भी वही है कि स्ट्रेटेजी के लिए भी आपको एक प्लान करना पड़ता है, तभी वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। सो प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और प्लानिंग एक मैनेजरियल फंक्शन भी है। देन पैटर्न, कि आप उसको किस तरह से मोल्ड करोगे, अपनी स्ट्रेटेजी को आप किस तरह से मोल्ड करोगे। आप देखोगे कि नॉर्मली जो पर्सन है उसकी सोच में बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं होता, यानी डाइवर्स नहीं होती उसकी सोच, बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं होती। आप अपनी एजुकेशन, अपनी खुद की इंस्टिंक्ट, इन सब से जब आप कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपकी सारी स्ट्रेटेजीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बट ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम अपोजिट तरह की कोई आपने स्ट्रेटेजी कर ली। बिकॉज स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे आपका जो नॉलेज है, आपकी जो माइंडसेट है, आपकी जो थिंकिंग है, वो सेम है। आपका ब्रेन है, उसने एक ही तरह से सोच के वो अपने वेरियस स्ट्रेटेजी बनाई, इसलिए आपको उसमें एक पैटर्न दिखेगी। समटाइम्स आपकी पैटर्न इतनी फेमस हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि अरे ये तो सो एंड सो पर्सन के जैसा है, उसने प्लान किया है क्या ये। जैसे कि हम लेक्चर्स लेते हैं तो एक ही सब्जेक्ट अलग अलग टीचर भी पढ़ाएंगे, तो सबके एक अपनी अपनी यूनिक स्टाइल होगी, सबका एक अपना अपना, जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर स्टाइल। तो इसलिए जब आप दूसरी बार उस पर्सन का लेक्चर सुनो तो आपको लगता है कि ये तो वो सर के जैसा है। देन यू मैं आस्क, वो सर का लेक्चर है क्या ये, आप उसको रिपीट कर रहे हो क्या। बिकॉज आपने वो आइडेंटिफाई की, पैटर्न आइडेंटिफाई की कि ये तो उनके जैसा है। कभी कभी हमारी सोच रिफ्लेक्ट करती है किसी की सोच को, तो बोलता है यार देखो ये इसका सोच है ना हिटलर जैसा है, या कोई इसका सोच गांधी जैसा है, या इसकी सोच जो है वो तो चाइनीज लोग के जैसी है। सो दिस इज व्हाट पैटर्न, कि आपकी स्ट्रेटेजी में आप कुछ पैटर्न एग्जिबिट करते हो। नेक्स्ट इज पोजीशन, कि आपका पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है, आपकी स्ट्रेटेजी से इस पोजीशन में क्या फर्क आने वाला है, व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप एक्सपेक्ट तो करोगे ना, पोजीशन आपको वो मिले ना मिले दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट आप कुछ प्लान करते हो तो आपको उसका कुछ आउटकम भी आपने सोचा होगा कि भाई इससे पोजीशन में क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने यही सोचा होगा कि मुझे मेरी कंपनी टॉप पे होनी चाहिए, मेरी कंपनी का मैक्सिमम सेल होना चाहिए। तो पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्ट्रेटेजी, कि आपकी पोजीशन अभी क्या है, बाद में क्या होगा, नाउ एंड देन, बिफोर एंड आफ्टर। कि बिफोर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले ये सिचुएशन थी, आफ्टर ये सिचुएशन है। ओके, सो दिस इज पोजीशन। नेक्स्ट इज प्लॉय। प्लॉय मींस आपका एक प्लान, ऐसा प्लान कि जो आपकी कंपनी को क्या करे, मैनोवर करे, मतलब आपकी कंपनी को मूव करे। मैनोवर करना मतलब आपने ये वर्ड कार ड्राइविंग में सुना रहेगा। जैसे आप कार में जा रहे हैं, आपने कार को लेफ्ट साइड ली, तो इसे बोलते हैं कि कार इज मैनोवर टू द लेफ्ट। मैनोवर मतलब उसको स्टीयर करना, उसको कहीं ले जाना, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना, उसको बोलते हैं मैनोवर। ओके, सो आपका जो प्लान है वो आपकी कंपनी को, आपकी जो भी डिसीजन है, डायरेक्शन है, वो डिसाइड करता है, वो आपको यहां से वहां मूव करता है, ऑफ कोर्स प्रोग्रेस की तरफ। ओके, फॉरवर्ड में, ना रिवर्स में, रिवर्स गियर में नहीं, फॉरवर्ड गियर में आपको प्रोग्रेस करके वो आपकी पोजीशन को चेंज करता है। आज आप जहां हो वहां से वो आपको आगे ले जाएगा।
तो वो होता है प्लॉय। उसके बाद में पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब कि आप किस चीज को कैसे देखते हो। जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सपेक्टिव से चैरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके विजन में चैरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, व्हाट आपकी क्या सोच है, आप उसको कैसे देखते हो। पर्सपेक्टिव मतलब कि आपका एक विजन। तो पर्सपेक्टिव इज अ विजन एंड डायरेक्शन, अ व्यू दैट द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू बिकम। मैंने आपसे आगे के लेक्चर में बताया था विजन एंड मिशन, कि कंपनी का एक विजन होता है जो कि 15-20 साल बाद या आफ्टर सर्टेन पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड के बाद होता है, और उस विजन को अचीव करने के लिए आपके पास होता है मिशन। ये मैंने आगे डिस्कस किया था ना, क्या नहीं किया था। आप मिशन जो है वो स्मॉल स्मॉल स्टेप होते हैं जो आपको विजन तक ले जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजी जो है वो आपका विजन तक आगे बढ़ने के छोटे छोटे स्टेप्स है, और वो स्टेप्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि विजन चेंज नहीं होता, मिशन चेंज होता है। मिशन इज टू अकॉम्प्लिश योर विजन। कभी कभी आपका मिशन काम ना करे, आपका मिशन फेल हो जाए, कभी कभी आपका मिशन जो है वो आपको प्रॉपर रिजल्ट ना दे, तो आपके पास ऑप्शन है, मिशन चेंज करो। मिशन चेंज करो ताकि आप अपने विजन की तरफ आगे बढ़ सको। तो इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे आपने कुछ प्लान किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा, जैसे आपने सोचा था कि भाई मैं मेरी कंपनी को मैं नंबर 1 पे पहुंचा दूंगा, लेकिन सडनली पता चला कि भाई कोरोना फैल गया, सब जगह पे लॉकडाउन लग गया, लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल। अब आप कैसे बेचोगे प्रोडक्ट को जब आपकी शॉप ही बंद हो गई है, जब आपका जो सेलिंग पॉइंट था वही बंद हो गया, तो क्या करो, मतलब चेंज करो मिशन। मिशन चेंज करो। अभी एक काम करो, लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर लो, लोगों को होम डिलीवरी दो। आपने इमीडिएटली मिशन चेंज कर दिया, तरीका चेंज कर दिया आपने, कि लोग मेरी शॉप तक नहीं आ पा रहे हैं, तो लेट्स चेंज द मिशन, अभी हम उसको फ्री होम डिलीवरी देंगे। बट मेरा जो विजन है कि मुझे नंबर 1 बनना है, वो मेरा विजन चेंज नहीं होगा, मुझे नंबर 1 बनना ही है, बट अभी मैं डिलीवरी ऑनलाइन दूंगा, आई विल गिव ऑनलाइन डिलीवरी। सो दिस इज व्हाट 5P ऑफ स्ट्रेटेजी। नाउ स्ट्रेटेजी का मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके, कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजी वर्ड जो है, वो स्ट्रेटेजी वर्ड आया ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेगोस, STRATEGOS, स्ट्रेटेगोस, उसके ऊपर से वर्ड आया है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेगोस मतलब जनरलशिप, यानी कि आर्मी के जनरल्स होते हैं ना, कमांडर्स, जनरल्स, उसके ऊपर से वर्ड आया, क्योंकि ये टोटली वॉर एंड वॉरफेयर का फंडा है। स्ट्रेटेजी वॉर का फंडा है कि लड़ाई जीतनी है हमें। कैसे जीतोगे, तो दुश्मन की मूवमेंट को नजर में रखते हुए, दुश्मन की मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी मूवमेंट डिसाइड करेंगे, सो दैट हम उनसे आगे रहे, उनसे जीत सके। अब यहाँ पर आजकल कौन लड़ता है, 2 कंट्री लड़ते हैं आजकल? नहीं, आजकल सारा वॉर होता है इकोनॉमी के थ्रू। पहले के जमाने में भी ऐसा था, पर तभी भी लोगों में जो थी, लोगों में ऐसी टेंडेंसी थी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला करता था, उसको कैप्चर कर लेता था। लेकिन आज वो सारा लड़ाई का मैदान बदल गया है, आजकल बिजनेस के थ्रू होता है। अगर मुझे किसी कंट्री को कैप्चर करना है तो मैं उसकी इकोनॉमी कैप्चर कर लूंगा। आज चाइना वही तो चल रहा है चाल, सब जगह पे सब जगह की इकोनॉमी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है वो। ऐसा करके वो उस कंट्री को अपना गुलाम बना देगा। भले वो कहने के लिए इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन उसका सारा जो पल्सिस है वो चाइना के हाथ में आ जाएगा। और नॉट ओनली चाइना, बड़े बड़े कंट्रीज करते हैं, अमेरिका करता है, चाइना करता है, बाकी सब कंट्रीज भी अपने अपने तरीके से करते हैं। दे ट्राई टू रूल द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब क्या, जो गरीब देश है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो ये सारे देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में भी तो यही हुआ था। इंडिया में अंग्रेज आए थे तो क्या डायरेक्ट हमला करने आए थे अपनी आर्मी को लेकर? उन लोगों ने क्या किया, पहले इंडिया में घुसे एज ए ट्रेडर, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने, और इंडिया में घुसे कि हमें बिजनेस करने दो। फिर देखा उन्होंने कि यहाँ पर लोगों में यूनिटी नहीं है, जो भी यहाँ के जो राजा महाराज है वो सब अपने मौज शौक में पड़े हुए हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया,
फिर अपनी आर्मी बुलाई, फिर आर्मी बुला बुला के वो लोग ने हमें अपना गुलाम बना दिया। सो आजकल बिजनेस जो है वो भी वॉर जैसा हो चुका है, और उसका रिजल्ट या उसका ऑब्जेक्टिव भी वही है कि किसी भी कंट्री को अपना गुलाम बना दो। तो इसलिए ये जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजोस, उसके ऊपर से बना स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजी क्या है? डिटर्मिनेशन, यानी कि एक कंफर्मेशन, एक श्योर फॉर्मुलेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल। कि बेसिक गोल्स क्या है? बिजनेस बढ़ाना है। बेसिक गोल क्या है? पैसे कमाना है। बेसिक गोल क्या है? नंबर 1 बनना है। बेसिक गोल क्या है? पूरी सोसाइटी में हमारे ही प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। दीज आर ऑल बेसिक गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स कि भाई अगले 5 साल 10 साल में हमारा ही नाम होना चाहिए। वी शुड बी द ओनली सप्लायर, वी शुड हैविंग द मोनोपोली। एंड ऑब्जेक्टिव्स कि हमें मार्केट लीडर बनना है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका पर्पस, ऑब्जेक्टिव मतलब आपके गोल्स कि मुझे मार्केट लीडर बनना है, मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे ऐसी कंपनी बनना है कि जो लोगों को सब कुछ सप्लाई करे। आदमी मरे तब, आदमी जिंदा हो, पैदा हो तब से मरे तब तक उसको सब कुछ मैं ही सप्लाई करूं। व्हाट्स द रीजन? ताकि उसकी उस चीज के ऊपर मोनोपोली हो जाए, 100% इनकम उसके पास, एंड उसका प्रोग्रेस बहुत ही हाई। ये बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ोंपति वगैरह कैसे बनती है? ऐसे ही बनते हैं, बाय इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस। ओके, ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एडॉप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। कि ये करने के लिए मैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, व्हाट शुड बी फॉलो। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और उसके लिए रिसोर्सेस क्या चाहिए? मुझे मैन पावर चाहिए, तो ज्यादा कंपनी में सेल्स पीपल रिक्रूट करो। मेरा प्रोडक्शन इतना हाई होना चाहिए, तो प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाओ। ओके, मेरी मार्केटिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाओ कि इंडिया के कोने कोने में मेरी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। आपको शायद सुन के अजीब लगे कि आज इंडिया के गांव, बहुत दूर दराज के गांव में पीने का क्लीन पानी नहीं मिलता, लेकिन वहां पर भी पेप्सी मिल जाती है, वहां पर भी कोका कोला मिल जाता है, वहां पर भी बिस्लरी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उससे प्राइवेट लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्राइवेट ओनरशिप ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड दैट्स वाई उन लोगों ने पूरा अपना एफिशिएंसी लगा के ये इंश्योर कर दिया कि आप कहीं एकदम कोने के भी, इंडिया के किसी कोने में भी जाओ, किसी भी छोटे गांव में भी जाओ, तो वहां पर भी आपको पेप्सी मिल जाएगी, आपको वहां पर भी बिस्लरी पानी, लेकिन प्योर पीने का पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पीने के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसी है? गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट ऑलरेडी 50 चीज हाथ में लेके बैठी है, 50 प्रोजेक्ट हाथ में लेके बैठी है, तो गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगी। लेकिन ये लोग दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक पर्सनल या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें पूरे इंडिया में अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना है। पूरे इंडिया में लोग पानी पिए ना पिए, पेप्सी जरूर पीने चाहिए। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वो लोग जो है अपने ऑब्जेक्टिव के पीछे जी जान से लगे हुए हैं। ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कि भले वहां पानी नहीं मिलता लेकिन कोला मिलना चाहिए। ओके, नाउ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज उनके पास 50 काम है, उनके पास 50 डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट काम में एफिशिएंसी वगैरह आपको कम देखने मिलती है प्राइवेट के हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट वाला प्रॉफिट अपनी जेब में भरना चाहता है। इसलिए प्राइवेट फर्म जितना सिंसियरली काम करेगी उतना गवर्नमेंट नहीं कर पाती। ओके, सो adoption of the course of action and allocation of the resources necessary to carrying out these goals। और ये डेफिनेशन दिया है मिस्टर अल्फ्रेड शेंडलर। अल्फ्रेड शेंडलर ने डेफिनेशन दिया है। अब मैं पूरी डेफिनेशन एक बार आपको बताता हूँ। Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise and the adoption of course of action and allocation of resources necessary for carrying out these goals। यानी कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप उसको प्रॉपर रिसोर्सेस एलोकेट करते हो। ओके, आप एक कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करते हो ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके। ये है मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड कम्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये तो स्ट्रेटेजी के बारे में हुआ। नाउ उसको इनकॉर्पोरेट करोगे आप, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट?
Strategic management is nothing but the planning for both predictable as well as unfeasible contingency. Now what is contingency? किसी को आइडिया है contingency क्या होता है? Contingency मतलब unforeseen situation, कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी विपदा जो पहले आपने सोचा ही नहीं था, जो हमें पहले उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे कि अभी आया है कोरोना, कोरोना हमें पता ही नहीं था, हमारे पहले किसी ने इसके बारे में सुना नहीं था, ना ही किसी ने ऐसी किसी चीज को हैंडल किया था, तो सडनली वो आ गई। अब क्या करें? सबका काम धंधा बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब घर पे बैठ गए, तो हाउ टू सर्वाइव? तो कुछ लोग कहा भाई ठीक है, हमारा जो घर पे बैठ के काम करते हैं उससे हमें सैलरी मिलेगा, उससे हमारा काम चलेगा। तो कंपनीज ने भी ये इंप्लीमेंट कर दिया कि सब लोग अपने घर पे बैठ के काम करो, आपको जो भी सैलरी है आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट के कंटिंजेंसी, अनफोर्सिन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने कुछ रास्ता निकाला। इट इज कॉल्ड एज अ अनफीजिबल, कि जो फिजिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। अनेक जमाने में कोई बोले कि भाई आपके स्टूडेंट को घर बैठे बैठे पढ़ाई मिल जाएगी, पढ़ाई करने मिलेगी, एजुकेशन घर बैठे मिल जाएगा, तो बोला है कैसे है, पॉसिबल ही नहीं है वो। पर आज वो पॉसिबल हो रहा है। आप अपने घर पे बैठा हो, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज फ्लो हो रहा है, मेरे पास से आपके पास नॉलेज आ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिल रहा है। तो ये क्या किया हमने, काम किया उसके ऊपर। हम सबको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मार्च तक तो किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके बाद हुआ तो हमने अपने तरीके से उसका रास्ता निकाला। इवन एग्जाम्स भी ऑनलाइन होने के चांसेस है। अगर जब ये पैंडेमिक अगर कुछ महाराष्ट्र में रिलैक्स नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तो शायद एग्जाम भी ऑनलाइन होगी। सो दिस इज वी आर वर्किंग अ वे आउट। हम एक रास्ता निकाल रहे हैं। ओके, प्रेडिक्टेबल, कि जिसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो, लेकिन ये तो प्रेडिक्टेबल था ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है या कि वायरस है, कोरोना कोई वायरस है, हमें नहीं पता था। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ स्मॉल एज वेल एज लार्ज ऑर्गेनिज्म। ओके, और कंपटीशन सबको लगती है, एवरीबडी फेस द कंपटीशन। इसीलिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस छोटा हो या बड़ा कंपटीशन लगता ही है। आज कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें कंपटीशन नहीं है, सब प्रोडक्ट में कंपटीशन है, सब प्रोडक्ट में मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स है, और लोकल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन वेरियस लेवल्स पे है। कोई भी प्रोडक्ट है, इंडिया में बनाने भी है, आउट ऑफ इंडिया के लोग भी हैं, जैसे कि चाइना, अमेरिका। तो हमें कंपटीशन सब स्केल पे लगती है। छोटा सा बिजनेस है तो कंपटीशन नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिजनेस कंपटीशन से फ्री नहीं है, और इसीलिए स्ट्रेटेजी सबको बनानी पड़ती है। छोटी कंपनी वाले छोटे लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बड़े कॉर्पोरेशंस बड़े लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बिकॉज जितना कॉर्पोरेशन बड़ा उतना उसका क्या, उसका कस्टमर बेस बड़ा, उतना उसका एम्प्लॉय बेस बड़ा। इसलिए अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो ये कंपनियां बंद हो सकती है, एक साथ हजारों लोग जॉबलेस हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेटेजी बनाना मजबूरी हो जाती है उनकी। ओके, आई थिंक नाउ इट इज ओनली 1 मिनट लेफ्ट, सो आप यहाँ पर आज खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ पहले तो सब कुछ समझा, सबको जो आज का कंटेंट समझाया वो समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन मेरा हर टाइम रहेगा, एवरी लेक्चर के खत्म होने तक मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि आज का लेक्चर समझ में आया? और कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, शायद यहाँ पर अपना टाइम खत्म हो जाए, तो ग्रुप में आप ये कर सकते हैं, आप ग्रुप में डाल दो, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डाल दो। ओके, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा वहां पर। ओके, बट नेवर कीप इट विथ यू। कुछ डाउट है, कंफ्यूजन, उसको अपने पास रखो मत। यस अंबिका, टेल मी। Sir, can we get the notes like अब तक का नोट्स का थोड़ा? एक्चुअली वो आई विल जस्ट अरेंजिंग समथिंग, या तो मैं आपको जो है उसका ये